नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने जो बायोसावर्ट के नियम है उसे कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप लोग ये मान करके चल सकते हो कि आपका जो 7वां चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं 5 नंबर का है। यदि इस चैप्टर को अपने पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट अपने चैप्टर में पढ़ते हैं वो अपने पढ़ते हैं बायोसावर्ट के नियम तक। तो आप लोग ये मान सकते हो कि आपका एक पार्ट जो वो चैप्टर का कंप्लीट हो गया बायोसावर्ट का नियम। अब यहाँ से इसका एक नया पार्ट शुरू होगा, उसके बाद में अपने एक पार्ट इसका एम्पियर का नियम आएगा और एक पार्ट इसमें धारामापी के आते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे 4 पार्ट में चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट बायोसावर्ट का नियम, सेकंड पार्ट के अंदर अपने जो साइक्लोट्रॉन वगैरह है उन सबको पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, एम्पियर के नियम पढ़ेंगे और फोर्थ पार्ट में अपने क्या पढ़ लेंगे, धारामापी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब अपने आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं इसी चैप्टर के एक नए पार्ट की। और अपना जो आज टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। अपना जो नया टॉपिक है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें आवेश की गति किस प्रकार से होती है इसे अपने पढ़ेंगे, पर उससे पहले अपने क्या कर लेते हैं, ये मान करके चल लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक कोई आवेश Q है। अपने पास में क्या है, कोई एक आवेश Q है और ये आवेश जो है एक ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा है जहाँ क्या है, विद्युत क्षेत्र, जहाँ क्या है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हैं। ठीक है, अपना आवेश जो है वो कहाँ गति कर रहा है, एक ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण और चुंबकीय क्षेत्र के कारण दोनों के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। देखिए जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल, ये बल कितना लगेगा, ये लगेगा Fe और जो किसके बराबर होगा, QE वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, Fe वेक्टर लगेगा, जो किसके बराबर होगा, QE वेक्टर के बराबर होगा। इसी तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण भी बल लगेगा। ये कितना होगा, ये होगा Fm वेक्टर और कितना Q वेक्टर, ये वेक्टर नहीं सॉरी QV क्रॉस B। ठीक है, Q अदिश राशि होती है, तो QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये किसके कारण है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल है। कुल मिलाकर के आप लोग ये बात बोल सकते हो कि जब कोई आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर 2 बल लगते हैं, एक विद्युत क्षेत्र के कारण और एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण, जिससे कण पर जो परिणामी बल लगेगा F वेक्टर वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर के बराबर। यानी ये आएगा F वेक्टर इक्वल QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या आप लोग लिख सकते हो F वेक्टर इक्वल QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, ये अपने क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है इसे सबसे ऊपर लिखता हूँ, F वेक्टर इक्वल लिखा है QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिख रखा है, ये फॉर्मूला मैंने सबसे ऊपर लिख दिया है, F वेक्टर इक्वल QE वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस फॉर्मूले को जाना जाता है लोरेंज बल के नाम से, लोरेंज बल। ये जो फॉर्मूला अपने पास में है, ये फॉर्मूला किस नाम से जाना जाता है, लोरेंज बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या लोरेंज बल का सूत्र अपने इस फॉर्मूले को
कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि यदि आपको बोला जाए कि यदि कोई एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, तो उस पर लगने वाला बल जो है वो लोरेंज बल के सूत्र से प्राप्त होगा। और वो सूत्र लिखेंगे F वेक्टर इक्वल Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। F वेक्टर इक्वल Q E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये लोरेंज बल का सूत्र हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, लोरेंज बल का सूत्र है। आगे बढ़ते हैं अपने इसमें, और अब अपनी बात कर लेते हैं कि यदि अपना आवेशित कण जो है वो केवल किस में गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय यदि अपना आवेशित कण सिर्फ किस में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, जैसा कि अपनी टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, तो अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाले लोरेंज बल का जो सूत्र है वो देखिए अपने किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसमें जो लोरेंज बल का सूत्र लगेगा वो लगेगा Fm वेक्टर इक्वल Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। Fm वेक्टर किसके बराबर, Q V क्रॉस B, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है ये सूत्र होगा किसका, लोरेंज बल का चुंबकीय क्षेत्र के लिए। सिर्फ अगर आवेश किस में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है उस समय, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आ गया। इसे आप लोग ये भी लिख सकते थे भी, Q V B साइन थीटा और साथ में कितना N K। यहाँ N कैप जो है वो क्या है, N कैप एकांक सदिश है। N कैप यहाँ क्या है, एकांक सदिश है। N कैप क्या है अपने, एकांक सदिश है। N कैप का मान अपने किससे ज्ञात कर सकते हैं, या जो एकांक सदिश है इसका मान किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, तो दक्षिणावर्ती पेच का जो नियम है उस दक्षिणावर्ती पेच की नियम की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, मान ज्ञात कर सकते हो किसका, जो आपके पास में N कैप है उसका। ठीक है, और यदि अपनी बात करें तो थीटा अगर देखें तो थीटा जो है ये थीटा, तो ये थीटा किसके मध्य का कोण है, थीटा V व B के मध्य का कोण है। थीटा जो है वो किसके मध्य का कोण है, थीटा V व B के मध्य का कोण है। ये थीटा V व B के मध्य का कोण है, यानी ये जो थीटा बन रहा है ये इन दोनों के मध्य का क्या है, आपके पास में कोण है। और N कैप यदि आप लोग देखोगे ना, ये N कैप जो एकांक सदिश है ये इस V और B के तल के लंबवत क्या होगा, एकांक सदिश होगा। तो ये एकांक सदिश है, ये किसके तल के लंबवत है, V तथा B के तल के लंबवत एकांक सदिश है। ठीक है, V तथा B के तल के लंबवत एकांक सदिश है, जिसकी दिशा यदि आपको ज्ञात करनी हो तो किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो आप लोग, जो आपके पास में दक्षिणावर्ती पेच का नियम है, दक्षिणावर्ती जो पेच का नियम है उस दक्षिणावर्ती पेच के नियम की सहायता से आप क्या कर सकते हो, इस N कैप का मान जो है ज्ञात कर सकते हो, N कैप की दिशा ज्ञात कर सकते हो कि कौन सी दिशा में ये आपका एकांक सदिश है। ज़रूरी नहीं है आप लोग यही लगाओ, पिछले 3-4 रूल्स की और भी हमने बात की थी, उनमें से भी कोई एक रूल आप लोग काम में ले सकते हो इसकी दिशा बताने के लिए। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं इसी फॉर्मूले की और आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेशल केस की ओर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा जब चैप्टर अपना शुरू हुआ था उसमें मैंने इस फॉर्मूले के बारे में आपको बताया था, जहां आप लोगों को मैंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F/Q/V/B sin थीटा होता है, और यदि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होता है तो F किसके बराबर होता है, Q/V/B के बराबर होता है। और B का मान हम लोगों ने वहाँ से ज्ञात किया था ताकि B का मात्रक और विमा अपने पढ़ सके, पर ये टॉपिक यहाँ से आता है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति जो टॉपिक है इससे। अब अपने बात करते हैं स्पेशल केस की, विशेष जो स्थितियाँ अपने पास में रहेगी उन विशेष स्थितियों की बात कर लेते हैं यहाँ। तो स्पेशल केस देखिए आपके पास में क्या क्या बनते हैं।
एक तो स्पेशल केस आपका बनता है यदि आवेश का वेग शून्य हो, यदि आवेश का वेग कितना हो, शून्य हो, यानी v जो है इसका मान कितना हो, 0 हो। यदि v का मान 0 हो तो Fm वेक्टर जो है ये कितना होगा अपना, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तो है परंतु वो क्या नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति नहीं करेगा तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, 0 होगा। यानी आवेश पर उसमें कोई बल नहीं लगता जब उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। वेग 0 होने का मतलब वो गतिशील नहीं हो। तो चुंबकीय बल जो है वो सिर्फ किस में कार्य करता है, ये तभी कार्य करता है जब आवेश क्या हो, गतिशील हो। यानी केवल गतिशील ही आवेश क्या करते हैं, चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं। यदि अपने सेकंड केस की बात करें तो इसमें थीटा का मान अपने लिखें, सेकंड केस, इसमें थीटा का मान यदि अपने क्या लिखें, यदि थीटा इक्वल कितना हो, 0 डिग्री हो या कितना हो, 180 डिग्री हो। तो थीटा यदि अपना 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो उसमें क्या होगा, यदि थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो थीटा 0 या 180 डिग्री होने पर क्या होगा, यानी अपनी बात कर रहे हैं उस कंडीशन की जब आवेशित कण गति कर रहा हो। किस प्रकार से गति कर रहा हो, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण या 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर जब अपने क्या कर रहा हो, गति कर रहा हो। तो थीटा का मान 0 या 180 डिग्री हो, उसमें साइन थीटा जो होगा, यहाँ साइन थीटा का मान कितना होता है, दोनों ही कंडीशन में 0 होता है। जब साइन थीटा अपने पास में 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो एफ एम वेक्टर बनेगा ये भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो उस कंडीशन में भी अपने पास में साइन थीटा 0 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों ही क्या होंगे, 0 होंगे, और एफ एम वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो पहली कंडीशन, इसके अंदर तो अपना एफ एम वैक्टर 0 है, सेकंड कंडीशन के अंदर भी अपना एफ एम वैक्टर जो है वो कितना है, 0 है। मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आवेश गति नहीं कर रहा हो तब भी लगने वाला बल 0 है, और जब समांतर या प्रति समांतर गति कर रहा हो तो उसमें भी इस पर जो बल लगेगा उस बल का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस की ओर अपने बढ़ते हैं और बात करते हैं लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। थर्ड केस अपने पास में आता है लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। देखिए लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेश है उसकी गति किस प्रकार से होती है। तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में गति का मतलब हो गया कि हमारे पास में जो थीटा है उस थीटा का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अपने जो अभी फॉर्मूला लिख रहे थे उस फॉर्मूले के अंदर थीटा का मान अपने को कितना रख देना है, 90 डिग्री रख देना है। ठीक है, तो इस समय अपने देखिए अपने मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, कोई एक धनावेशित कण है। मान लेते हैं अपने पास में क्या है, कोई एक माना एक धनावेशित कण प्लस क्यू लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कितने वेग से गति करता हुआ आ रहा है, ये v वेग से गति करता हुआ आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर अपने क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के अंदर अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएंगे। देखिए अपने क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से अपने एक डायग्राम बनाया। यहाँ अपना आवेश है जो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और इस पर क्या लग रहा है, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है F
सेंटर की ओर लग रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्रॉस के अकॉर्डिंग है। क्रॉस बनाने का मतलब हो गया कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो किस प्रकार से है, चुंबकीय क्षेत्र है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, क्रॉस के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से यहाँ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो ये अपने पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यानी अपना आवेशित कण जो है इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर v वेग से गति करता हुआ आता है, और v वेग से गति करता हुआ आता है तो उस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। इस बल के कारण वो क्या करता है, एक वर्ताकार पथ के अंदर गति करता है, ठीक है। जब अपना आवेशित कण क्या करता है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है तो उस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेश जो है उस पर एक बल लगता है F = qvb, और इस बल के कारण जो है अपना आवेश क्या करता है, वर्ताकार पथ में गति करता है, ठीक है। देखिए आगे अपने फॉर्मूला लिखा था Fm = क्या लिखा था, आपने लिखा था qvb sin थीटा। क्या लिखा था, Fm = qvb sin थीटा। और यहाँ जो कंडीशन आपकी यहाँ बन रही है उस थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री कैसे है, देखिए ये v है जो स्पर्श रेखा के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है कागज़ के तल के लंबवत अंदर की ओर, और इस तरीके से आपके पास में क्या है, कण जो है उसका वेग है, स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या है, वेग 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो sin 90 का मान यहाँ कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। sin 90 कितना, 1। तो f जो आपके पास में आएगा, f लिख देता हूँ सिर्फ, f कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा qvb sin थीटा, ठीक है। और sin 90 का मान 1 होगा तो f का मान कितना आ जाएगा, f का मान आ जाएगा qvb, और ये qvb जो है ये क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप लोग ये बात भी यहाँ याद रखोगे कि जब आवेशित कण क्या करता है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, गति करता हुआ लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी इसमें आवेश जो है वो कितने बल का अनुभव करेगा, तो इसमें आवेश जिस बल का अनुभव करेगा वो बल होगा अधिकतम, F = qvb अपने पास में मान आएगा, ठीक है। और जब भी आवेश पर अधिकतम बल का अनुभव होता है और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में वो गति कर रहा होता है तो कण का पथ किस प्रकार का होगा, ये लाइन भी आप लोग याद रखोगे कि F = qvb यानी थीटा का मान 90 डिग्री रखते हुए जो अपना कण आता है तो कण की गति का पथ जो है वो वर्ताकार होगा। कण वर्ताकार पथ में क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ भी अपने क्या किया है, कण का पथ जो है वो किस प्रकार का रख दिया हम लोगों ने, वर्ताकार रख दिया है। थीटा = 90 डिग्री रख करके कण को कैसे पथ में गति करा दी है, वर्ताकार पथ में गति करवा दी है। अब अपने ये मान करके चले कि अपना ये कण जो आ रहा है ये कितने वेग से आ रहा है, अपना कण जो है वो m द्रव्यमान का है और r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में गति कर रहा है। अब देखिए अपने ये मान लेते हैं कि माना कण का द्रव्यमान, माना कण का द्रव्यमान कितना है, m है। जो अपने पास में +q आवेश, ये +q आवेश अपना, ये +q आवेश आ रहा है, इसका द्रव्यमान कितना है अपने पास में m, और ये क्या कर रहा है, r त्रिज्या के, r या त्रिज्या r के, त्रिज्या r के वर्ताकार पथ में गति करता है। r त्रिज्या के वर्ताकार पथ में क्या करता है, गति करता है, ठीक है। इसमें जो इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होगी, यानी जब ये क्या करता है, कण वर्ताकार पथ में गति करता है तो इसे वर्ताकार पथ में गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ेगी। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल, ये आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो आप लोग याद रखना इसमें जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो अपने प्रदान करेगा लोरेंज बल, क्योंकि और तो बल यहाँ लग ही नहीं रहे। तो जब अपने पास में वर्ताकार पथ पर कण गति करता हुआ आता है और अधिकतम बल का अनुभव करता है तो उसमें इस वर्ताकार पथ पर गति करने के लिए इसे जरूरत पड़ेगी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की, यानी उस बल की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी वजह से ये क्या खींचा रहे, हमेशा केंद्र की ओर खींचा रहे। उसमें ये अभिकेंद्रीय बल जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो उसमें ये अभिकेंद्रीय बल जो है वो लोरेंज बल के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यानी अपने यहाँ से क्या लिख देंगे, अपने यहाँ से लिख देंगे
अपने यहाँ से लिख देंगे कि हमारे पास में जो F इक्वल क्यू वी बी आया है ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा mv² अपॉन आर की। यहाँ आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जो लोरेंज बल है उसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है। तो लोरेंज बल का सूत्र तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्यू वी बी होता है, और अभिकेंद्रीय बल जो है अपने पास में वो कितना होता है mv² अपॉन आर होता है। v² अपॉन आर अभिकेंद्रीय त्वरण होता है अपने पास में, तो m द्रव्यमान, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो mv² अपॉन आर किसका सूत्र बन गया, अभिकेंद्रीय बल का बन गया। यहाँ से v से v क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है, और r का सूत्र बनता है mv अपॉन क्यू बी। mv अपॉन क्या बनता है, क्यू v बनता है। ये अपने पास में जैसे समीकरण 2 आ गई, तो समीकरण 2 जो है वो क्या बता रही है, इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या बता रही है कि स्मॉल r इक्वल mv अपॉन क्यू बी त्रिज्या के वर्ताकार पथ में अपना कण जो है वो क्या करने वाला है, गति करने वाला है। और यदि अपने बात करें कि वर्ताकार पथ में कण का आवर्तकाल जो है वो कितना हो, कैपिटल T हो, तो वर्ताकार पथ में कण का आवर्तकाल कैपिटल T इक्वल वर्ताकार पथ में कण का आवर्तकाल कैपिटल T। तो कैपिटल T किसके बराबर आएगा, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, चाल या वेग लिख सकते हो आप लोग यहाँ। T इक्वल क्या आएगा, एक पथ में कितनी दूरी तय की जाएगी एक चक्र में, तो आपने देखा था कि जो आपके पास में वर्ताकार पथ था उसकी त्रिज्या स्मॉल r थी। तो वर्ताकार पथ की त्रिज्या जब स्मॉल r होगी तो एक चक्र में कण कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्र में कण के द्वारा तय की गई दूरी का मान होगा कण की जो वर्ताकार पथ है उसकी परिधि के बराबर। और उसकी परिधि किसके बराबर होगी, तो उसकी परिधि बराबर होगी 2πr के। तो 2πr यहाँ क्या है, कण की परिधि है। अपॉन अपने क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, चाल कितनी है उसकी, v है। तो यहाँ पर t का मान कितना आ जाता है, 2πr अपॉन v आ जाता है। और यदि r का मान यहाँ रख दिया जाए, r का अपने क्या रख दे, यहाँ मान रख दे, तो 2π अपॉन v इंटू आर, r कितना है, mv अपॉन क्यू b है। v से v क्या हो जाता है, निरस्त, और 2πm अपॉन क्या आ जाता है, 2πm अपॉन आ जाता है क्यू b, कितना आ जाता है, 2πm अपॉन क्यू b आ जाता है। तो t का मान हमारे पास में जो आएगा वो कितना आएगा, t का मान आएगा 2πm अपॉन क्यू बी। टी का मान कितना आएगा, 2πm अपॉन क्यू बी आएगा। ये क्या है, कण के आवर्तकाल का मान है। तो इसे आप लोग फिर से देखना, एक तो आपने क्या किया है, कण जब वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या का मान ज्ञात कर रहे हैं। उसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या का मान है r इक्वल mv अपॉन क्यू बी, और कण के द्वारा जो पथ तय किया जाता है उसमें कण का यदि आवर्तकाल हम लोगों को ज्ञात करना पड़ जाए कि आवर्तकाल का मान कितना आएगा, तो आवर्तकाल का मान जो है वो अपने पास में कितना आता है, t इक्वल 2πr अपॉन v आता है, 2πr अपॉन v। r का मान यदि इसमें रख दें तो ये 2π अपॉन v बनता है, और r की जगह mv अपॉन क्यू वी रखा, v से v कैंसिल, और t का मान बनता है 2πm अपॉन क्यू बी। कितना, t इक्वल 2πm अपॉन क्यू बी। ये हमारे पास में किसका मान है, ये अपने पास में कण के आवर्तकाल का मान है। किसका मान है, कण के आवर्तकाल का मान है। आगे बढ़ते हैं अपने, और आवर्तकाल के अलावा यदि अपने रेखीय आवर्ती का मान ज्ञात करना हो तो देखिए रेखीय आवर्ती का मान हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा। रेखीय आवर्ती स्मॉल n से अपने लिख देंगे, और 1/t के बराबर होती है तो वो बन जाएगा QB अपॉन 2πm। इसका क्या बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। तो देखिए रेखीय आवर्ती, कण की रेखिक आवर्ती, कण की रेखिक या रेखीय बोल सकते हो आप लोग, रेखीय आवर्ती कितनी, 1/n, कितनी, 1/t। 1/t यानी ये जो t का मान है इसे उल्टा करके लिख देना है, तो ये बनता है QV अपॉन 2πm। रेखीय आवर्ती का मान कितना बन जाता है, ये समीकरण नंबर 3 लगा देता हूँ, और ये बन जाती है समीकरण नंबर 4, QB अपॉन 2πm।
क्यू बी अपॉन 2πm, ये हमारे पास में किसका मान आ गया, ये हमारे पास में मान आ गया कण की रेखीय आवर्ती का। यदि बात की जाए कण की कोणीय आवर्ती की, तो कोणीय आवर्ती देखिए, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती को लिखा जाता है ओमेगा से, किससे, ओमेगा से, और फॉर्मूला क्या बनता है 2πn बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है 2πn बनता है। यदि n का इसमें अपने मान रख दें तो ओमेगा इक्वल कितना बनेगा, ओमेगा इक्वल बनेगा 2π, और n की जगह कितना रख देंगे, अपने n की जगह ये मान रख देंगे जो आपने मान लिख रखा है, ये बना QB अपॉन 2πm, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा अपने, और ये मान सिर्फ आपके पास में कितना बचेगा, ये बचेगा ओमेगा इक्वल QB अपॉन m, कितना, ओमेगा इक्वल QB अपॉन m, समीकरण नंबर 5। तो ये अपने पास में 5 समीकरणें प्राप्त हो जाती है। एक समीकरण के अंदर तो आपने क्या किया है, ये मान प्राप्त किया है, ये तो अपनी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो सभी यहाँ पर रख रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कोणीय आवर्ती का, ठीक है। और यहाँ आपको क्या करना है, आर का जो सूत्र है वो याद रखना है। तो जितने सूत्र सामने बचे हैं बोर्ड पर, उन सभी सूत्रों को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 4-5 सूत्र इसके सामने बने हुए हैं, इन सूत्रों को आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसे आर का सूत्र mv अपॉन QB बनेगा, इसी तरीके से अगर n का सूत्र देखें तो 1/t बनता है, t का देखें तो 2πm अपॉन QB बनता है, और n का 1/t यानी QB अपॉन 2πm, और ओमेगा का QB अपॉन m। ये अपने पास में क्या आ जाते हैं, सभी फॉर्मूले आ जाते हैं, जिन सभी फॉर्मूलों की अपने को जरूरत पड़ेगी। यदि अपने आवर्तकाल की बात करें, आवर्तकाल की यदि आप लोग बात करोगे तो कण का आवर्तकाल जो है वो उसकी गतिज ऊर्जा और संवेग पर जो है वो निर्भर नहीं करेगा। कण का आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल का फॉर्मूला आपने क्या लिख रखा है, ये फॉर्मूला आवर्तकाल का है 2πm अपॉन QB। ये किसका सूत्र है, कण के आवर्तकाल का सूत्र है। ये सूत्र अपने पास में है कण के आवर्तकाल का। तो कण के आवर्तकाल की यदि अपने यहाँ पर बात करें तो कण का आवर्तकाल जो है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, वेग v पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कण का जो आवर्तकाल है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो कण का आवर्तकाल कण के वेग स्मॉल v पर निर्भर नहीं करता है। और यदि ये कण के वेग स्मॉल v पर निर्भर नहीं करेगा तो आप लोग देख सकते हो कि t इक्वल क्या लिखा हुआ है, 2πm अपॉन QB लिखा हुआ है। यदि कण का वेग बढ़ा दिया जाएगा, यदि कण का क्या कर दिया जाएगा, वेग बढ़ा दिया जाएगा, तब सोचने वाली बात है कि यदि कण का वेग बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल अपना किस प्रकार से कांस्टेंट रह सकता है। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आप लोग कण का वेग बढ़ा देते हो तो उस वेग के अकॉर्डिंग कण के पथ की त्रिज्या जो है r वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में, यानी यदि आप लोग क्या कर देते हो, कण के वेग को बढ़ा देते हो तो कण जिस पथ में गति कर रहा है उस पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, लगातार बढ़ती रहेगी। तो वेग बढ़ने पर कण के वेग जो पथ है उस पथ की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कण के पथ की त्रिज्या यदि बढ़ जाएगी तो उससे कण का जो आवर्तकाल है वो आवर्तकाल क्या बना रहेगा, नियत बना रहेगा, ठीक है। आप लोग इसमें ये बात ध्यान रखोगे कि कण का आवर्तकाल t जो है उसका फॉर्मूला यदि देखें तो कण के आवर्तकाल का फॉर्मूला बनता है t इक्वल 2πm अपॉन QB। ये आपके पास में जो फॉर्मूला बन रहा है ये किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कण के वेग पर। यदि कण का वेग बढ़ाया जाए या कण जो है उस कण के वेग को अपने क्या कर दे, कम कर दे, तो दोनों ही कंडीशन में वेग को कम करने पर और वेग को ज़्यादा करने पर कण का जो आवर्तकाल है उस आवर्तकाल में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन अपने प्रेक्षित नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जब अपने क्या करते हैं, कण के वेग को बढ़ा देते हैं तो कण के वेग को बढ़ाने पर क्या होगा, कण के वेग को बढ़ाने पर कण के इस पथ की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि त्रिज्या बढ़ जाती है तो त्रिज्या बढ़ने के कारण जो आवर्तकाल t है वो क्या बना रहता है, नियत बना रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्या करोगे, कण के पथ की त्रिज्या को बढ़ा दोगे तो वेग बढ़ जाएगा, या वेग को बढ़ाओगे तो कण के पथ की त्रिज्या जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कण जो है
वो कुछ इस तरीके से गति करता जाएगा। जैसे जैसे आप लोग वेग बढ़ा रहे हो वैसे वैसे कण के पथ की त्रिज्या जो है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसे अपने काम में लेंगे, कहाँ काम में लेंगे, इसे हम लोग काम में लेंगे जब अपने पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। जब अपने साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो साइक्लोट्रॉन में देखेंगे कि कण जो है, कण का वेग लगातार अपने क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और वेग बढ़ाने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु आवर्तकाल उसका वहाँ क्या रहेगा, नियत रहेगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा इस फॉर्मूले के कारण। ठीक है, इसका बचा हुआ पार्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।